Assalamu alaikum, students. Today we are going to study the concept of the nucleic acids regarding the structure of the DNA and the RNA and the components which are responsible for the formation of the DNA and the RNA. तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड की कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स आ जाती हैं हमारे पास। फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द टर्म न्यूक्लिक एसिड्स इन टर्म्स ऑफ इट्स डिस्कवरी कि हाउ न्यूक्लिक एसिड्स वर डिस्कवर्ड। सो न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 और साइंटिस्ट जो है उसका नेम है जी फ्रेडरिक मिशर, जिसने पस सेल्स जो से थे उनके न्यूक्लाई से फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट किया था न्यूक्लिक एसिड्स को। वाई दे आर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स, उसकी रीजन ये है हमारे पास क्योंकि इन्हें सबसे पहले न्यूक्लाई से डिस्कवर किया गया और इनकी जो नेचर थी वो एसिडिक थी। सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस दे वर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है हमारे पास, वाई न्यूक्लिक एसिड्स आर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स आ जाते हैं रीजन के कि ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम द न्यूक्लाई, क्योंकि इन्हें न्यूक्लाई से एक्सट्रैक्ट किया गया, और सेकेंडली के ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर दे वर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट यू हैव टू मेक द हेडिंग ऑफ द टाइप्स। तो अगर टाइप्स देखी जाए तो न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे आरएनए भी कहा जाता है। अकरेंस वाइज अगर देखा जाए तो डीएनए जो है इसकी प्रेजेंस जो है वो हमें क्रोमोसोम्स में नजर आती है। लोकेशन वाइज अगर देखें यहाँ पे आप अकरेंस की हेडिंग भी दे सकते हैं, अकरेंस और लोकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए हमें क्रोमोसोम्स में नजर आता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लाई ऑफ द सेल, सेल्स वगैरह के न्यूक्लियस में नजर आएगा। इसके अलावा इंडिपेंडेंटली हम जानते हैं कि सेल के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स विच आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्योंकि इनका अपना इंडिपेंडेंट स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, दैट आर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स द स्मॉलर अमाउंट ऑफ डीएनए। इन रिस्पेक्ट ऑफ आरएनए अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आप हेडिंग बना लेंगे लोकेशन और अकरेंस ऑफ द आरएनए। तो आरएनए जो है वो आपको न्यूक्लियस में एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, उसके अंदर नजर आएंगी। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स, ये आरएनए आपको राइबोसोम्स में भी नजर आएंगे। और इसके अलावा बाकी जो सेल्स के थोड़े बहुत पार्ट होते हैं उनके अंदर भी स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर आपको आरएनए की जो प्रेजेंस होगी वो नजर आएगी। रिपीटिंग यूनिट की अगर हेडिंग दी जाए तो बेसिकली हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि पॉलीमर्स हैं स्मॉल छोटे यूनिट्स के, एंड दीज रिपीटिंग यूनिट्स आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डीएनए की तो डीएनए के केस में जो रिपीटिंग यूनिट है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। बट इन द केस ऑफ द आरएनए, जब आरएनए के रिपीटिंग यूनिट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की जाए तो उन्हें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम हेडिंग दे देते हैं जी इसके ऊपर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड या स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड आमतौर पे तीन तरह के यूनिट से मिलके बना है, जिसमें सबसे पहले एक 5 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड शुगर आ जाती है, पेंटोज शुगर। सेकेंडली हमारे पास नाइट्रोजनस बेस आ जाती है जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर भी रख सकती है और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर भी रख सकती है। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज बेसिकली द फास्फोरिक एसिड। नाउ पेंटोज शुगर्स जो सी होती हैं ये डीएनए के केस में और आरएनए के केस में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इन द केस ऑफ डीएनए पेंटोज शुगर का नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, और जो हमारे पास आरएनए के केस में पेंटोज शुगर होती है दैट इज द राइबोज शुगर। अगर डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर में स्टूडेंट्स डिफरेंस देखा जाए तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मोनोसैकेराइड्स के टॉपिक के अंदर जब हमने राइबोफेरेनोज रिंग बनाया था। तो राइबोज शुगर की सेकंड कार्बन से जब आप ऑक्सीजन रिमूव कर देते हो ओएच के अंदर से, डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। सो जब आप राइबोज शुगर की सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन वो शुगर हमारे पास राइबोज शुगर नहीं बन जाती, इट इज कन्वर्टेड इनटू द डीऑक्सी राइबोज, यानी ऐसी राइबोज शुगर जिसकी सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया। सो दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सी राइबोज शुगर।
नेक्स्ट हेडिंग बन जाती है टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक सिंगल रिंग्ड आ जाती है जिन्हें पायरिमिडीन्स कहा जाता है, और दूसरी डबल रिंग्ड आ जाती है जिन्हें प्यूरीन्स कहा जाता है। पायरिमिडीन्स जो सी हैं उनमें कॉमन एग्जांपल देखी जाए तो उसमें हमारे पास साइटोसिन आ जाती है, थायमीन आ जाती है, और यूरेसिल बेस आ जाती है। यूरेसिल इज ओनली जस्ट प्रेजेंट इन द आरएनए। और अगर हम लोग प्यूरीन्स की बात करें तो दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर बेसिस। इसमें एडेनिन और गवानीन आपके पास आ जाती है। The third most important component of the nucleotide is basically the phosphoric acid, जो कि आमतौर पे अफिनिटी रखता है पेंटोज शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए, और ये वहां पे एक एस्टर लिंकेज डेवलप कर रहा होता है। एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड में अगर इन तीनों कंपोनेंट्स की लोकेशन देखी जाए तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे डायग्राम में नजर आ रहा है, दैट इन द केस ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ हमेशा अटैच होती है नाइट्रोजनस स्पेस, एंड जो कार्बन नंबर 5 होगी वहां पे हमेशा हमारे पास अटैच होती है जी फास्फोरिक एसिड। लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच करके फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बना रहे होते हैं इन द केस ऑफ डीएनए, तब हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड की पांचवी कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड की राइबोज शुगर की थर्ड कार्बन के साथ लिंकेज बनाती है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। नेक्स्ट दो टर्म्स हैं जिनका कंसेप्ट हमें दिया गया है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास यहाँ पे। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। The compound formed by the combination of a base and a pentose sugar is called a nucleoside. जब भी पेंटोज शुगर और हमारे पास नाइट्रोजनस बेस कंबाइन करती हैं तो बनने वाली चीज बन जाती है न्यूक्लियोसाइड। इसी न्यूक्लियोसाइड में जब आप फास्फोरिक एसिड को ऐड कर देते हैं तो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड कंबाइंस टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल्स दे देते हैं न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड में एग्जाम्पल आ जाती है साइटिडीन, थाइमिडीन। और अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ जाती है जैसे कि एडीपी, एटीपी, एक्सेट्रा। अब एटीपी के बारे में हम लोग जानते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड जो कि एनर्जी करेंसी यूनिट कंसिडर किया जाता है सेल का। बिकॉज सेल ने जितनी भी अपनी जो है वो एनर्जी यूज करनी है वो हमेशा किसकी फॉर्म में यूज करनी है, एटीपी की फॉर्म में यूज करनी है। नेक्स्ट आगे आ जाता है जी हमारे पास अब डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक हाइड्रोजन मटेरियल है, ये सेल की तमाम पोटेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहा है। कंपोनेंट्स अगर देखे जाएं तो बेसिकली डीएनए इज बेसिकली मेड अप ऑफ द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। वो फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है, डीऑक्सी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट होगा। मोनोफॉस्फेट क्योंकि नॉर्मली हमारे पास डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर बनाने में न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं, उनमें खाली एक फॉस्फेट बॉन्ड अटैच होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट आप आगे हेडिंग दे देंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स इज नोन एज अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। जब भी हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपस में ज्वाइन करना है तो उनमें बनने वाला जो बॉन्ड होगा दैट इज द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जिसके रिजल्ट में बड़ी बड़ी चेन्स बनती हैं हमारे पास जिसे हम लोग नाम देते हैं पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। अब ये पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज they will result in the formation of a unit known as डाई। यानी कि जब दो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करेंगे तो वो मिलके बना देंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करके हमारे पास डाई पेप्टाइड बना रहे थे। नाउ इन द केस ऑफ अ डाई न्यूक्लियोटाइड, जब इसमें एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा तो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द ट्राई न्यूक्लियोटाइड, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, अप टू सो ऑन, अनलेस कि आपके पास एक बहुत बड़ी चेन आ जाती है विच इज नोन एज अ पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये दो पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो बेसिकली एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट अप हुई हुई होती है। एज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड अगर देखा जाए तो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है एनएडी की, विच इज बेसिकली निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट तरीन हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड है जिसे हम डिफरेंट तरह के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर यूज होता हुआ देखते हैं। ये हमारे पास सेल के अंदर यूज होता है नॉर्मली प्लांट्स में, जब
फोटोसिंथेसिस हो रही है उस दौरान भी, और इन द केस ऑफ एनिमल्स अगर देखा जाए तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी यूज होने वाला एक इम्पॉर्टेंट डाइन्यूक्लियोटाइड है। So now next we are going to discuss the structure of the DNA and the information regarding the structure of DNA कि कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट की, जिसके रिजल्ट में प्रेजेंट डे फॉर्म के अंदर इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है हमारे पास रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। सबसे पहले कुछ आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे पास सबसे पहले यही बनता है, डिस्कस द contribution of Erwin Chergaff regarding the structure of the DNA. So in 1951, Erwin Chergaff जो था, he was the first scientist who basically provided the data about the ratios of the bases which are present in the DNA molecule. और इसने बेसिकली ये कहा था कि हमेशा जो डीएनए के अंदर ये जो 4 डिफरेंट तरह की नाइट्रोजनस बेसेस आपको नजर आती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, they are present in the complementary base pairing and they have a fixed ratio. अब वो ratio क्या है? He suggested that the ratio of adenine is always equal to the ratio of thymine, so that the ratio of guanine is always equal to the ratio of the साइटोसिन। यानी कि डीएनए में जितनी अमाउंट में एडेनिन बेस अवेलेबल होती है उतनी ही इक्वल अमाउंट के अंदर थाइमीन बेस अवेलेबल होगी, और जितनी इक्वल क्वांटिटी में गवानिन बेस डीएनए के अंदर होती है उतनी ही इक्वल क्वांटिटी के अंदर साइटोसिन बेस अवेलेबल होगी। इस बात को प्रूव करने के लिए बुक में नीचे एक टेबल उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे इंसानों के अंदर एडेनिन बेस की अमाउंट डीएनए के अंदर होती है 30.9, तो एडेनिन के ऑपोजिट थाइमीन 29.4, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज ही बनती हैं। ठीक है, शीप में इसी तरह से देख लें, एडेनिन की अमाउंट है 29.3 और शीप ही के अंदर जो थाइमीन की अमाउंट है 28.3, ऑलमोस्ट इक्वल बनती हैं। गवानीन की अमाउंट 21.4 है शीप में और साइटोसिन की अमाउंट 21 है, तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो है इक्वल राउंड ऑफ करके ही वैल्यूज बन जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग बन जाती है मॉरिस विल्कन्स एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, और यही हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाता है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्कन्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। रोजालिंड फ्रैंकलिन और जो मॉरिस विल्कन्स थे, इन्होंने एक स्पेशल टाइप की टेक्निक यूज की थी विच इज नोन एज एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक। और एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हुए दे बेसिकली डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। बेसिकली रोजालिंड फ्रैंकलिन वाज अ फीमेल साइंटिस्ट, और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक यूज की थी, और जो डीएनए फाइबर्स उसने यूज किए थे ये मॉरिस विल्कन्स के बनाए हुए डीएनए सिंथेटिक फाइबर्स थे, जो कि उसने अपनी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए थे। बट रोजालिंड फ्रैंकलिन परफॉर्म्ड द एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक इन ऑर्डर टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कंट्रीब्यूशन आ जाती है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जेम वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक की, because they were the first two scientists who provided the reasonable explanation regarding the detailed structure of DNA by presenting a model known as the scale model of DNA, या इसे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। So according to the double helix model of DNA, अगर देखा जाए, there are some specific points regarding the double helix model of DNA, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि नॉर्मली हमारे पास पेपर में आता भी इस तरह से ही है कि एक्सप्लेन द डबल हेलिक्स मॉडल और स्केल मॉडल ऑफ डीएनए रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो डबल हेलिक्स मॉडल या जो स्केल मॉडल है या वॉटसन एंड क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए जो है, इसको एक्सप्लेन करें, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम पॉइंट्स बनाते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है दैट डीएनए इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है जी, डीएनए को अगर देखा जाए तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स या चेन से मिलके बना है। सेकेंड पॉइंट, ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं दे आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ द डबल हेलिक्स। ये दोनों स्ट्रैंड्स हमारे पास एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुए हुए हैं, राउंड ऑफ हुए हुए हैं, किसकी शक्ल में जी, इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स। जैसे आप लोगों के पास अगर एक सिंगल स्ट्रैंड हो और रिबन हो, उसको आप अगर कॉइल करना शुरू कर दें, बल देना शुरू कर दें, तो इस तरह के 2 स्ट्रैंड्स को जब एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाएगा तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी द डबल हेलिक्स।
कॉइलिंग अगर देखी जाए तो थर्ड पॉइंट आ जाता है, कॉइलिंग ऑफ दीज टू स्ट्रैंड्स इज ऑपोजिट। ऑपोजिट किस तरह से, कि ये हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल कॉइल्ड हुए होंगे। अगर एक स्ट्रैंड हमारे पास डीएनए का 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में जाता है तो दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास डीएनए का 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये जो दोनों चेन्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उनके अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, दे हैव द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू थाइमीन, और जो हमारे पास गवानीन होगी इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू साइटोसिन। कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, देर आर बेसिकली, नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, देर आर बेसिकली 2 hydrogen bonds between the adenine and the thymine and 3 hydrogen bonds between the cytosine and guanine. लास्ट पॉइंट्स, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर इसलिए कॉइल अप हुए होते हैं, सो दे आर बेसिकली 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न ऑफ डबल हेलिक्स विच इज अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। एक एंगस्ट्रॉम कितने यूनिट के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो है ये 100 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर है, इतना छोटा यूनिट है हमारे पास। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक एंगस्ट्रॉम को देखा जाए तो ये एक सेंटीमीटर का कितना पार्ट होगा, दैट इज इक्वल टू द 100 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर। ये कुछ जी डायग्रामेटिकली हमारे पास प्रेजेंटेशन दे दिया उन्होंने। अगर नॉर्मली स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स का बनाया जाए तो वो कैसे बनेगा। अब एक कंप्लीट टर्न में देखा जाए अगर, तो हमारे पास 10 बेस पेयर्स आते हैं जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर में हमें नजर आएंगे। और दूसरा हमारे पास उन्होंने डिटेल स्ट्रक्चर स्केच करके दिखाया हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल का, कि किस तरह से पेंटोज शुगर की पहली कार्बन के साथ अटैच किया गया नाइट्रोजनस बेस को, और फिर किस तरह से अटैच किया गया है जी पेंटोज शुगर की 5th कार्बन के साथ फास्फोरिक एसिड को। और यही फास्फोरिक एसिड जब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 3 के साथ लिंकेज बनाएगा तो बनने वाला बॉन्ड कहलाएगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। लास्ट हेडिंग बन जाती है अमाउंट ऑफ डीएनए की। डीएनए की अमाउंट हर स्पीशीज के लिए बहुत ही फिक्स और पर्टिकुलर होती है, और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है उस स्पीशी में पाए जाने वाले कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर। नॉर्मली कहा जाता है कि जितने भी जर्म सेल्स हैं हमारे पास, यानी कि स्पर्म और एग या स्पर्म एंड ओवा, इनमें हमेशा डीएनए की अमाउंट होती है हाफ। और जो सोमेटिक सेल्स यानी बॉडी के आम नॉर्मल सेल्स होते हैं, दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ द डीएनए। दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द टेबल 2.3, जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कंपेयर की गई है एक चिकन के अंदर एंड अ कार्प। कार्प इज बेसिकली अ फिश, और ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए है ये पिकोग्राम के अंदर दी गई है। समटाइम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, द अमाउंट ऑफ द डीएनए इन द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन विच यूनिट, तो यूनिट कौन सा होता है, दैट इज अ पिकोग्राम। जैसे कि चिकन के रेड ब्लड सेल्स में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है दैट इज 2.3, और कार्ब के अंदर 3.3 नजर आएगी। लिवर सेल्स 2.4, किडनी सेल्स 2.4। अब ये जो चिकन में 2.3, 2.4, 2.4 वैल्यू है, ये बता रही है क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स हैं, तो सोमैटिक सेल्स में डबल अमाउंट ऑफ डीएनए है। बट एज कम्पेयर टू द सोमैटिक सेल, अगर स्पर्म सेल्स जो कि उसके जर्म सेल्स हैं उसमें अगर अमाउंट ऑफ डीएनए देखें तो ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। 2.4 का वैसे तो हाफ बनता है 1.2, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 1.3 तक आ रही है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफ है। सिमिलरली कार्प में भी देखें आप तो रेड ब्लड सेल्स 3.3 है, लिवर सेल्स 3.3, किडनी सेल्स 3.3, बट इन द केस ऑफ द स्पर्म सेल्स जो कि जर्म सेल्स हैं, दे कंटेन हाफ अमाउंट ऑलमोस्ट 1.6। नेक्स्ट कुछ आगे एक येलो बॉक्स दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एमसीक्यूज। ई कोलाई बैक्टीरिया में अगर देखा जाए तो इसके डीएनए के अंदर 5 मिलियन बेसिस आपको नजर आती हैं अरेंज इन द पर्टिकुलर लीनियर ऑर्डर, and these bases present in the genome of the E. coli bacteria code for how many types of proteins, ये almost information रखती हैं 4288 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स के लिए। और ये बेस पेयर्स कितने होते हैं इसमें, 4639221 बेस पेयर्स आपको नजर आएंगे ई कोलाई बैक्टीरिया के आमतौर पे जीनोम के अंदर। द फर्स्ट माइक्रोब
to have a completely sequenced genome is basically Haemophilus influenzae. ये एक हमारे पास एक इन्फ्लुएंजा कॉजिंग वायरस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ये वो फर्स्ट माइक्रोब है जिसका जीनोम का जो सीक्वेंस था ये कंप्लीटली सीक्वेंस करके स्टडी किया गया था, एंड दैट वाज पब्लिश ऑन जुलाई 28 1995। सो दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये नॉर्मली हमारे पास एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है या शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाता है, दैट नेम द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव अ कंप्लीटली सीक्वेंस्ड जीनोम। तो वो हमारे पास फर्स्ट जो कंप्लीटली सीक्वेंस जीनोम रखने वाला माइक्रोब है, दैट इज बेसिकली द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नाउ द नेक्स्ट important टॉपिक इज बेसिकली द सेकेंड टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड विच इज नोन एज द आरएनए। आरएनए जो है जस्ट लाइक द डीएनए, इट इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो जो उसके रिपीटिंग यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दे आर द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर वाइज आरएनए इज बेसिकली अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, बट समटाइम्स इट इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ टू गिव अ डबल हेलिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कई दफा क्या होता है कि यही एक सिंगल स्ट्रैंड जो होगा ये अपने ऊपर ही वापस फोल्ड बैक कर जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो डबल हेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे हेडिंग बन जाती है नाइट्रोजनस बेसिस की। जस्ट लाइक द डीएनए देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विच आर प्रेजेंट इन द आरएनए। फर्क सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास एडेनिन की पेयरिंग थायमिन की बजाय यूरेसिल नाम की बेस के साथ होती है, एंड गवानीन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द साइटोसिन। फॉर्मेशन ऑफ अगर आरएनए अगर देखी जाए तो आरएनए इज बेसिकली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए बाय अ स्पेशल प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। बाकी इसकी डिटेल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की आप लोग सेकेंड ईयर की सिलेबस के अंदर डिटेल वे में पढ़ेंगे। So RNA is synthesized by a DNA by a specific process known as transcription. Next आगे आ जाते हैं types of RNA. There are basically 3 main types of RNA. One is the messenger RNA, which is represented by mRNA. Second one is the transfer RNA, which is abbreviated as tRNA. And the third one is the ribosomal RNA, which is presented by rRNA. ये तीनों टाइप के जो आरएनएज हैं ये जब साइटोप्लाज्म में आते हैं तो अपना अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैसेंजर आरएनए इन डिटेल। सो व्हाट इज मैसेंजर आरएनए, हेडिंग भी यही आएगी। इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए व्हिच टेक्स द जेनेटिक मैसेज और जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ऐसा हमारे पास, इसे ये नाम मैसेंजर का इसीलिए दिया गया है, पैगाम रसाई का काम करता है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को या मैसेज को न्यूक्लियस से डीएनए से लेके डायरेक्टली ट्रांसफर करेगा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स तक, ताकि वो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का काम कर सकें। साइज की अगर हेडिंग दी जाए, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी साइज की। तो साइज वाइज मैसेंजर आरएनए हैज अ वेरिएबल लेंथ। इसकी लेंथ जो होती है चेंज होती रहती है, एंड डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स। वो कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ को डिसाइड करते हैं? नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द जीन, जिस जीन के लिए ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है उसके लिए। और सेकेंडली द टाइप ऑफ द प्रोटीन फॉर विच इट इज टेकिंग द मैसेज, जिस तरह की प्रोटीन के लिए मैसेज लेके जाता है उसके ऊपर डिपेंड करती है ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जो कि 1000 अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, तो ऐसी प्रोटीन के लिए मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ होगी दैट वुड बी द 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि जितनी भी आपके पास जीन की लेंथ होगी उसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे जो कि आपको आरएनए के अंदर नजर आएंगे। ठीक है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मैसेंजर आरएनए इन द सेल? सेल के अंदर अगर आरएनए की मैसेंजर आरएनए की अगर वैल्यू चेक की जाए तो इट्स टोटल अमाउंट इज 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। The second type of the RNA is known as the transfer RNA, जिसे tRNA भी कहा जाता है। Transfer RNA, as its name suggests, it is a type of the RNA which pick up the amino acids from the cytoplasm and transport it to the ribosome for the synthesis of polypeptide chain। ऐसा RNA जो कि साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स को अटैच करे, पकड़े और उन्हें
ट्रांसफर कर दे राइबोसोम्स तक, ताकि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का काम हो सके, उसे हम लोग नाम देंगे ट्रांसफर आरएनए का। साइज की बात की जाए, साइज की हेडिंग दे देंगे नेक्स्ट आप। तो द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल का जो साइज होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 75 न्यूक्लियोटाइड से लेके 90 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच इसकी लेंथ होती है। What is the function of the transfer RNA molecule? It picks up the amino acid and transfer them to the ribosome, so they are linked to form the proteins. तो ये आ जाएगा फंक्शन। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को बता दूं कि सेल के अंदर अगर देखा जाए, तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर 45 डिफरेंट तरह के ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड को पिकअप करने के लिए, अटैच करने के लिए एक पर्टिकुलर तरह का ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल ही होता है, जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को अपने साथ अटैच कर सकता है। ठीक है। सेल में 170 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, लेकिन ज्यादातर जो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में बनती हैं, दे आर मेड अप ऑफ 25 अमाइनो एसिड्स। तो उस रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए, तो ह्यूमन सेल के अंदर 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स आपको नजर आते हैं। The last type is known as the ribosomal RNA. Ribosomal RNA is the major type of the RNA which is present in the ribosomes. So ऐसा RNA जो कि राइबोसोम्स में पाया जाता है, that is the ribosomal RNA। अच्छा जी, परसेंटेज हम अगर देखें, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है, इट इज 80% ऑफ द टोटल आरएनए। 80% राइबोसोमल आरएनए, 10 to 20% ट्रांसफर आरएनए सेल के अंदर होता है, एंड 3 to 4% इज द मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी। ये किसके तौर पे काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए? क्योंकि ये राइबोसोम्स बना रहा है, सो इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ऑन द सर्फेस ऑफ द राइबोसोम्स हमारे पास मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, सो दैट द इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ द मैसेंजर आरएनए कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आरएनए की 3 डिफरेंट टाइप्स इंटरेक्शन शो करके बेसिकली अपने पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर चेंज कर देती है। लास्ट एक जस्ट छोटा सा टॉपिक आ जाता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में भी, कि व्हेन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज कंबाइन, दे जॉइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल नोन एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखी जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म द ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म द ग्लाइकोलिपिड्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सेलुलर सिक्रीशंस नेचर वाइज ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होती हैं। इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स आपने पढ़ी थी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाइपोप्रोटीन्स तब बनती हैं जब लिपिड्स और प्रोटीन्स कंबाइन कर जाते हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स जब प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहाँ पे नजर आती हैं? दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है। और इनकी ना सिर्फ स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है, बल्कि फंक्शनल इंपॉर्टेंस भी है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। So this is our complete detail regarding the topic of nucleic acids, और साथ में मैंने conjugated molecules को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे जो है वो स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर को।